सोंध माटी। किताब के बारे में तो बता दिए कैसन किताब है, तो कहानी कविता संग्रह किताब है। ये किताब के लिखवैया कौन है? विनोद कुमार। और इस किताब के प्रकाशन कब भेल है? 1990 में। प्रकाशक के हल जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार सरकार, रांची। अब देखबै किताब में जे हमनी के पढ़े के है, हम बतेलियो कि हमनी के खाली की पढ़े के है, कहानी पढ़े के है। अब कौन कौन कहानी इस किताब में संकलन कर ले थी, कौन कौन कहानी के संकलन इस किताब में है, वो कहानी के देखबै। तो पहिल कहानी के नाम लागे उबार, लिख ले। क्लास अच्छा लग रहा है आप लोग को? हम बोल रहे हो सुनने में अच्छा लग रहा है, और जो पढ़ा लियो से अच्छा ना लग रहे हो? तीसरा जो है वो है धुआं धंधा। चौथी जो कहानी है वो है माइके लोर, माइके लोर। और पांचवा कहानी जो है वो है अजवायर भौजिक, भौजिक बेड़ाइल चेंगा, बेड़ाइल चेंगा। हाँ, बिगड़ल बुतरू चेंगा हो गया। अब आगे है छठा कहानी। छठा में है दू पहिला जोंडरा। हाँ, दू पहिला जोंडरा। हाँ, जोंडरा मकई जिसको बोलते हैं। अब खोठा तो इन सीख गए है, मिलता है। आगे जो है वो है ओद दिद्दा। हम समझा दे रहे हैं, बात नहीं कीजिए आप लोग। जो भी दिक्कत होगा हम बताएंगे अभी ना, हम यहाँ बतावे खातिर ही खड़ा भेली है। ओद दिद्दा। और आठवां जो कहानी है मलकी बहू, मलकी बहू। और नौवां जो कहानी है भीतर बाहर, भीतर। और 10वां जो कहानी लागे खूब। तो यह 10 गो कहानी हम इनके पढ़े के हैं। मतलब इस किताब में हम लोगों को ये 10 कहानी पढ़ना है। और इसमें आप लोग एकदम याद कर लीजिए कि पहली कहानी के शीर्षक की लागे, अंतिम कहानी के शीर्षक की लागे। सवाल यहाँ से बनेगा ही बनेगा। सोंध माटी किताब कर पहली कहानी कौन है? सोंध माटी किताब कर अंतिम कहानी कौन लागे? तो पहली कहानी उबार, उबार। और अंतिम कहानी जैसे खूब। कोई दिक्कत? आपको दिक्कत हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम समझा रहे हैं ना, लिख रही है सब कोई? तो लिखते हैं हो कौन? ये वाला ओद दिद्दा, दिदवा आँखिया जिसको बोलते हैं, आँख। दिदवा फूट गलो नहीं बोलते हैं, आँख हुआ उसका मतलब। लास्ट का हुआ हुब। बताओ ये बड़ी एक बका है तो नहीं, तनी पेशेंस रखो ना। हो गए? कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं एक एक करके जो भी कहानी है इसका शीर्षक को समझ लेते हैं। तो पहली कहानी हम इनके लागे, पहली कहानी कौन लागे? उबार। उबार का मतलब होता है उद्धार करना, मुसीबत से बाहर निकलना। बड़ा ही मार्मिक कहानी है। पहले आप लोग यहां समझिए इसको। पहले सोंध माटी, जो एक किताब का नाम है सोंध माटी ना, इसका भी अपना एक अलग अर्थ निकल करके आ रहा है। इसका अपना एक अलग अर्थ फुरचाए रहा है। फुरचाना का मतलब होता है स्पष्ट होना। खोठा में फुरचाना का मतलब होता है स्पष्ट होना। समझ रहे हैं कि एगो अर्थ फुरचाए रहल है ककर सोंध माटी के, जिसका मतलब क्या होता है? माटी का मतलब जानते हैं आप लोग? मिट्टी। वो मिट्टी ना है। मिट्टी का मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज को ही माई माटी कहते हैं हम लोग अपना।
और सोंध का मतलब क्या होता है? खुशबू, अपन माय माटी के खुशबू। ई किताब में हम इनके अपन माय माटी के, अपन समाज के खुशबू देखल मिले है। कहे के मतलब ई किताब में जितना भी कहानी लिखल गेल है वो हम इनकर जो समाज है, हम लोग का जो गांव है, गांव घर में जो व्यवस्था फैला हुआ है, जो कुव्यवस्था है, जो भेदभाव है, उसके ऊपर जो साहित्यकार हैं कौन? विनोद कुमार, वो कलम चलाए हैं, वो अपने साहित्य में दिखाने का काम किए हैं। ऐसे भी हम इन जानो ये कौन चीज़ कि साहित्य जो है वो समाज के दर्पण हवे है, समाज के सही रास्ता दिखावे के काम करे है के साहित्य। और जे बिगड़ल बुतरू, जे अपन रास्ता भटक गलो, अगर वो बात से ना माने है तो ओकरा कहल जाए रे बाबू किताबा तो पढ़ ले एक बार। क्यों? क्योंकि किताब पढ़ने से भी लोग उसको अपने जीवन में उतारते हैं, ताकि वो जो सही रास्ते पे वो जा रहा था, उस रास्ते से जो वो भटक गया वो भटके नहीं और सही डहर पे वो चले पारे। से चलते ओकरा साहित्य पढ़े खातिर आदमी सलाह दे होती। और हमनियो पढ़ोइए, प्रेमचंद के साहित्य पढ़ोइए, बड़ा बड़ा जो विद्वान है ओकर साहित्य पढ़ोइए। जब आदमी डिमोटिवेट हो जा है पढ़ते पढ़ते, तो मोटिवेट खातिर शिव खेड़ा किताब पढ़े है, कोई चेतनो भगत की किताब पढ़े है, कही ले तो मैंने कुछ सीखे खातिर है। तो साहित्य जो है वो आदमी के कुछ सिखावे है, सही रास्ता दिखावे है। और आदमी जब बात से ना माने, जब आदमी के नज़र से ना देखा है, तो वो देखवे काम साहित्य करे है। से चलते हम इनकर समाज में जो अव्यवस्था है, जो कुव्यवस्था है, जो भेदभाव है, वो आदमी के नज़र से ना सुझो है। ओकरा सुझावे खातिर है, ओकरा देखावे खातिर है विनोद बाबू ऐसा ऐसा कहानी के अपन किताब सोंध माटी में संकलित कर ले थी, संकलन कर ले थी। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं उबार। तो उबार कहानी बड़ा ही मार्मिक कहानी है। उबार कहानी जो है बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक छोटे मोटे किसान, एक गांव में छोट मोटे किसान रो जरा टुटपुंजिया कहो थी। वो टुटपुंजिया किसान के एगो इच्छा रहे है कि हम अपन बेटा के पढ़ाई लिखाई करके इंसान बनाए। वो इंसान बनावे खातिर दिन भर खटे है, दिन भर वो परिश्रम करता है, अपने खेतों में पसीना बहाता है। किस लिए? तो इसलिए ताकि उसका बेटा पढ़ करके एक अच्छा इंसान बने, अपना बेटा को पढ़ाने के लिए, इंसान बनाने के लिए। लेकिन गांव घर में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाते हैं, सह नहीं पाते हैं। और वैसे लोग इस कहानी में जो मुख्य पात्र झबरू है उसके गांव में भी पाए जाते हैं, जो हमेशा कोशिश में रहते हैं कि मने हिम्मतगर बाप जे हिम्मत राख करके, ढाढ़स राख करके अपन बेटा के पढ़ा रहा है, ओकर हिम्मत के कैसे तोड़ल जाए, ओकर ढाढ़स के कैसे तोड़ल जाए। और पढ़े वाला छुआ का जो डहर पर उछल रहा है, उस रास्ते को कैसे हम काट दें, उसका डहर को काटने का प्रयास गांव के कुछ लोग करते हैं। और कुछ हद तक वो सफल हो जाते हैं, अपने जाल में फंसा भी लेते हैं। लेकिन कहावत है कि भाई आगे बढ़े वाला के मने न को थी कि सूरज के बादल कते देर तक झाँप के रखे पा रहे, वो एक न एक दिन उगबे करतक। तो वैसने ई जे टुटपुंजिया किसान रोए झबरू, ओकर बेटा रोए बिहारी नाम रोए, वो अपन बेटा के जे पढ़वे के ओकर साध हले ले, वो जीते जी तो नहीं करे पारलक, वो मर गेल। मैंने कुछ गांव के चंगुल में फंस करके विपत्ति ओकर पर ढेर आयल, लेकिन ओकर बेटा पढ़ करके दरोगा बने है, मैंने अपन परिवार के उद्धार कर दे। तो बड़ा ही मार्मिक कहानी है। कौन? उबार। समझ गए? अब अगला कहानी है जिंदगी की डोवानी। जिंदगी का मतलब होता है जीवन, और डोवानी का मतलब होता है रोना, जीवन का रोना। ये कहानी आज के समय में बाहर रह करके जे छुआ सब पढ़ो हत, जकर माय बाप रांची में रह करके पढ़ाई करो थी, कही ले कि बेटवा घूर के घर चल अते, बेटा नौकरी पकड़ के घर अता, बेटा भविष्य बना के घर अता। और वह चलते माय बाप कष्ट करो हत, अपने टूटल चप्पल पहनो हत, लेकिन बेटा के ब्रांडेड जूता पहना हुआ है, बेटा के ब्रांडेड जीन्स पहना हुआ है। मैंने बेटा के सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रहे। यह चलते माय बाप हर कष्ट के उठावे तैयार रहो थी। काहे ले? इसलिए कि बेटा के भविष्य बने, ओकर पढ़ाई में कुछ बाधा नहीं पहुँचे। लेकिन वह पेशेंस और धैर्य कते दिन रह तक, वो हिम्मत कते दिन रह तक, जाल तक बेटा के उम्र बचल है सरकारी फॉर्म भरे के। और जे दिन बेटा के उम्र खत्म हो जाए, से दिन माय बाप के भी उम्मीद टूट जाए। सेम कहानी यहाँ पे है कि एक बेटा को माँ बाप पढ़ाते हैं, माँ पढ़ाने के लिए अपना जेवर उवर सबको बेच देती है। माँ को हमेशा चिंता रहता है कि बेटा का भविष्य उज्जवल हो, बेटा का भविष्य बने। इसलिए माँ
मैंने बेटा का शादी भी नहीं करती है। काहे कि बेटवा जखन बियाह करे माए सोचो हल थी, तखन बेटा के एगो जवाब बोले कि माए बेरोजगारी में बियाह करने ठीक ना है, बियाह के पहले कुछ उपाय कर लेबे पैसा कौड़ी के, वो बढ़िया हवे है। मायो के मैंने मायो सोचो ली कि बेटा के भी कहना ठीक है, काहे मान ले बियाह कर देवे अपने खाए के ठकान ना है, तो एक जे नौके के लेके अतै ओकरा कहाँ से खियात, बहुत तरह का समस्या है। तो इसलिए बाद में माँ का भी जो उम्मीद है वो टूट गया, कब, जखन बेटा के उम्र खत्म हो गलक और माँ चिंता करे लागली कि बेटा के भविष्य कैसे ठीक होत, आगे बेटा हमर कैसे जिए पारत। आज भाई सब साथे हती खाए मिल जाए, जखन भाई सब बेगर कर देते, फर्क कर देते, अलग कर देते, तखन एकर खाना कहाँ से ही खेते। मैंने माँ को काफ़ी चिंता होती है बेटा को लेकर के। और बेटा भी जहाँ जहाँ ही जाए, अब तुम्हें जीभा घर ने जब कुछ ना कर भे तो सगरे ताने मिल तो सुने ले। नर नेतेदार में जाइए, जहाँ भी आपका रिलेशन है वहाँ पहुँचिए, वहाँ भी लोग ताना ही मारेगा, अरे क्या करता था, रांची में रहता था जी, फिर यहीं आ गया घूम करके। तो ये जो लड़का था जिंदगी डवानी जे कहानी में जो मुख्य पात्र है, ओकरो साथे यह घटना घटे है। वो जहाँ जा है ओकरा अपमान के मार झेल पड़े है, ओकरा लोग मैंने ओकरा तिरस्कार के मार झेल पड़े है, मैंने हर जगह ओकर अपमान करल जा है, ओकर खिल्ली उड़ावल जा है। यहाँ तक कि गांव घर का जो छोटा छोटा बच्चा होता है न, वह सब मैंने खिल्ली उड़ावे से बाज ना आवती, वह सब को होती देख रहे देख बुढ़वा दादा जाए लगल हो। उस समय इसका जो पात्र है, इस कहानी का पात्र, उसका माथा नीचे हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अरे 30-32 साल में कोई बूढ़ा हो जा है, समय आएगा तुम लोग भी बूढ़ा होवोगे। कारण क्या, जब तुम भी पढ़ने बाहर जाओगे, नौकरी तुमको नहीं मिलेगी, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो मेरा हाल हो रहा है। मैंने एक लड़का है इसमें बीए पास है, शिक्षित बेरोजगार है, उसी का दुख दर्द जो कहानी है जीवन को लेकर जो वो संघर्ष कर रहा होता है, उसी के ऊपर लिखा गया है। अंत में माँ जब मर रही होती है, माँ का जब अंतिम समय होता है, तो माँ मरने के पहले बेटा के हाथ में 100 गो रुपया बोलती है कि हरके, जो हरके मतलब होता है बक्सा तिजोरी, कि हरके 100 गो रुपया रख लो बेटा, ये पैसा ले करके तो एक पान उनके गुमटी वगैरह खोल, गांव की देवी अगर चाहेगी तो तुम्हारा यह जो बिजनेस है और फलेगा बढ़ेगा। और इतना कह के माँ दुनिया को छोड़ के चली जाती है। तो कितना मार्मिक कहानी है। अभी हंस भे तो काल कांद भे, सबेर अभिये कांद ले, अभिये कष्ट कर ले, एगो नौकरी पकड़ ले, नहीं तो खिल्ली सुने खातिर, ताना सहे खातिर तैयार रहे हो। अगला कहानी है धुआं धंधा। धुआं धंधा जो कहानी है, ये कहानी है रोजी रोजगार में। आदमी जब कुछ मने करे है तो अकर में कौन कौन सा मने बाधा पहुँचे है, की रकम रकम के बाधा है ओकर ऊपर लिखल गेल है। अकर मने रोजी रोजगार भले। आगे है माय के लोर। माय मतलब मम्मी, मदर, माँ, और लोर के मने आंसू। तो माय के आंसू कब निकले है बाहर, जब माय दुख दर्द में रही, माय के जब कोनो तकलीफ हवे है। तो ये कहानी में भी माय के एगो बेटा रहे, एक एगो बेटा। वो बेटा गांव घर में ही मने बकरी में काम उम करे है जमींदार के घर में, लेकिन ओकर जीवन में कोई सुधार ना हवे है। वो लड़का के एगो दोस्त रहे, वो कलकत्ता में कमा है, और वो कमाए करके पैसा लानू है, अपन मेहरारू अपन बाल बच्चा खातिर बढ़िया बढ़िया कमीज उमीज जो है लुगा उगा लाने है, और अपन मायो के हाथ में कुछ पैसा दे है। वो देख करके ये कहानी के जो पात्र है ओकरा लगू है कि ना होते तो अपन माय के भी हम जाके कहब कि माय हमरो बाहर कमाए खातिर ले जायल दे, ये गांव घर में रहने कुछ ना होतो, काहे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा, कल किसने देखा है। मान ले हम अगर अभी चल जाऊं, कहीं सिराय जाऊं, मर जाऊं, तो भाई अपन बाल बच्चा खातिर कुछ धन संपत्ति अगर ना रख देवे तू काल कैसे जीते। ये उम्मीद लेकर के माय के समझवे के प्रयास करे है के बेटा, लेकिन माय बार बार यह बोलो तो एके बेटा हो रे बाबू, तो चल जीबे तो हम कैसे रहबो, घर गृहस्थी के संभालतो। माँ का इच्छा होता है कि बेटा जो है सो हमारे आंचर तर रहे, नहीं आंचर का मतलब साड़ी का पल्लू, कि हमारे इर्द गिर्द ही बेटा रहे। लेकिन अंततः बेटा ना मानू है, बेटा कमाए खातिर घर से बाहर निकल जाए। जखन माय के मने आशीर्वाद ले वो है और घर से निकले लागे है, तखन माय वो दुख और दर्द के सह ना पारो थी, और माय के आँख से आंसू निकले लागो है। यह कहानी को माय के लोर। समझ गए। अगला कहानी अजवायर भौजी की बेड़ाइल चेंगा। अजवायर का मतलब होता है फुर्सत में रहने वाली, जिसको कोई काम नहीं है, बेकाम। और भौजी जो हथी मने भाभी एकदम ठेपा मार हथी, मतलब अनपढ़ निरक्षर,
करिया अक्षर भैंस बराबर, से हाल यहाँ भाभी के है। मैंने एकदम पढ़ल लिखल ना हथी, लेकिन हथी घरक मालकिन। मैंने एक छत्र घर में अगर कको राज है तो वो भौजिए के राज है। आ भौजी मैंने ददो के गुलाम बना के रख लेती, ददो चाह के भी पूरे नहीं बोले पारो थी। मैंने जे भौजी कह दल को वो काम होना ही होना है। और सास ससुर के तो मते पूछो, सास ससुर के तो कानी अंगुरिया में रखो थी, कहे मतलब गिनबे नहीं करो थी। पूरा घर में इनकर एक छत्र राज रहो है। और से चलते हैं अपने पढ़ा लिखल तो हथ ना, और जब अपने ये पढ़े लिखे नहीं है तो बाल बच्चा पढ़ता है। कहावत है गांव घर में कि बांस के गुदाम बांसे फूटे, आम के गाछ में आमे फरे, कटहर नहीं फरे। कहे मतलब जे पढ़ल लिखल रहते और जे अपन बाल बच्चा पर ध्यान नहीं देते, ओकर बाल बच्चा पढ़ल लिखल नहीं हो सको है, पढ़ लिख नहीं सको है। वैसने वो जानती तब न कि पढ़ाई के की महत्व। वैसे तो भाभी को पढ़ाई का महत्व समझ में नहीं आता है, और एकदम खा खा करके एकदम ऐसी हो गई है जैसे कोई डंडी मार सेठ होता है ना, और जिस मैंने डंडी मार के सेठ के सैठान के जैसन ही भौजी हो गई थी। और भौजी जो हैं, भाभी जो हैं, वो भाभी यहाँ पे लेखक के भाभी की हैं। मैं लेखक जो हैं देवर के रूप में अपने आप को यहाँ पे दिखाए हैं इस कहानी में। बाद में जो है देवर वो समझाते हैं भाभी को कि पढ़ाई लिखाई पे बाल बच्चों का ध्यान दीजिए, कुछ सुनाते हैं जिसको सुन करके भाभी का मुंह थोड़ा सा फूल जाता है, मैंने वो रूस जाती है। बाद में दादा को समझाने के बाद और देवर समझाते हैं, लेखक समझाते हैं, भाभी समझ आती है और पढ़ाई का क्या महत्व है उनको समझ में आ जाता है। और अंत में वो बोलती है कि आज के युग में पढ़ाई लिखाई के अपन एगो अलग महत्व है। अगला कहानी है दू पैला जोंडरा। जोंडरा का मतलब होता है मकई, जोंडरा का मतलब मकई। और पैला मने वो मापक यंत्र। जेपीएससी में एगो सवाल पूछ ले सेकंड पेपर में कि एकरा में इसमें जो है सो कौन एक गहना नहीं है, तो पैला बुझबे तबे न। गाँव घर में पैला से आदमी बोल क्या पैला चार मराई दियो है कि नहीं, बोल दू पैला मरवई न। गाँव घर में बोलते हैं हम लोग ना, नहीं वही पैला है जी। हाँ, तो दू पैला जोंडरा, दू मतलब दो, दो पैला जोंडरा मतलब पैला एक मापक यंत्र है, समझ गए ना। तो गांव घर में अगर आप लोग गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग को पता होगा, अगर खेती होता होगा तो मकई का खेती होता है, चाहे उड़द के बरई जकरा हमनी को है मूंग वगैरह, ओकर जब खेती है तो ओकरा सुखावो थी बड़ी बढ़िया से, घर के दादी चाहे काकी सब सुखैला के बाद ओकरा एक माटी के घड़ा में रखो थी ताकि ओकरा में मने कीट ऊट ना लग जाए, कीड़ा मकोड़ा ना हो जाए। और बड़ा बढ़िया ओकरा में बिचाली के दे करके ऊपर से माटी लेस के रखो थी, नहीं जोगाए के रखना जिसको बोलते हैं, संभाल के रखना। क्या हुआ, बिचाली भी नहीं जानते हैं आप? पुआल, पुआल कहाँ घर वाले तोहर हो, तो खेती ना हुए धान के, कहाँ गांव हुआ, गांव का नाम बताइए। बड़का गांव में तो सोचते खेते भरल है चारू कर, कैसे ना हुए, सब तो किसाने परिवार थी उन्हें। नहीं नहीं वो सब बात नहीं, हो सकता है कि इनको पता नहीं होगा, इनके घर में नहीं होता होगा। धान का खेती देखते हैं ना, तो धान को जब हमने ठठबो या इनके खरिहान उरिहान में जब लाते हैं काट करके उसको मैंने उससे निकालते हैं धान, तो जो बच जाता है ना बिचाली टाइप का, उसी को बोलते हैं पुआल और बिचाली। तो वह पुआल को देख करके लेस करके मिट्टी उट्टी से उन लोग घड़ा में रखते हैं। वो दो पहला जोंडरा क्या होता है, जो रखती है ना उसका बेटा बीमार हो जाता है और उसके पास पैसा नहीं होता है, तो वो मकई को जोंडरा को बेच करके ही अपने बच्चे का इलाज करवाती है। और इसलिए वो दो पहला जोंडरा था, उसका महत्व जो है सो एक समय 2 लाख के बराबर हो जाता है। तो उसके ऊपर एक कहानी लिखा गया है। अगला कहानी है ओद दीदा। ओद का मतलब क्या होता है, नम, भींगा हुआ, और दीदा का मतलब आँख, नम आँखें, भींगा हुआ आँख जिसको हम लोग कह सकते हैं। ओद दीदा कहानी में क्या है, ऐसे भी देखबे गांव घर में जे मने बाहर से मेहरारू आकर के जकर बियाह गांव घर में करल जा है, मैंने कोई दूसरे जगह से जब कोई आती है शादी के बाद हमारे गांव में, अपने गांव में, आपके गांव में, तो उनका एक अलग नाम दिया जाता है गांव में। जहां पे उनका मायका होता है उसी के नाम से उनकी पहचान होती है। जैसे रांची, वो रांची वाली है को, तो रामगढ़, रामगढ़ वाली, तो हजारीबाग वाली, तो चतरा वाली लोग बोलते हैं ना। तो वैसने चानों से, चानो हले नहरा ककरा में एगो औरत हल थी ले, मैंने जे महतों के गांव में, लेखक के गांव में आकर के बसल थी, और से चलते हैं ओकरा, इसलिए उसको जो है सो हर कोई चानो वाली मामा कहते थे, चानो वाली मामा, चानो वाली काकी।
और वो चानोवाली जो थी वो जिस गांव में रहती थी ना, उस गांव के हर परिवार को अपना परिवार के जैसा मानती थी। किसी के यहाँ अगर शादी है, बियाह है, माने कोई कार्यक्रम अगर हो रहा है, पूजा वूजा कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले जाकर के जो निपाई पुताई होता है, झाड़ू उड़ू सब काम वो करती थी। और महतों के यहाँ ही रह करके झाड़ू बढ़न का काम जो होता है, घर का काम वो करती थी। मैंने सबको अपना वो मानती थी। और गोटे गांव के मैंने अगर कुछ सूचना चाहिए तो उस सूचना का केंद्र बिंदु वही थी। कौन? चानोवाली। मैंने सौसे गांव के रिपोर्ट जैसे उनकर पास रहो हले। गांव के प्रेस रिपोर्टर भी कह सको है। किनका? चानोवाली के। हर किसी को अपना मैंने बाल बच्चा, अपना नाती पोता ही मानती थी। और छुआ लोग को भी बड़ा बढ़िया मामा मामा उन लोग का, दादी दादी उन लोग बोलता था, तो सबको अपना नाती पोता के जैसा ही वो मानती थी। बहुत ही दिल की साफ थी। लेकिन कभी कभी इसको लग जाता था कि हम तो ही जात के भूनी। और कुछ कुछ लोग जब आते थे बाहर से गांव अपना पढ़ लिख करके या कहीं से, तो अपने माँ बाप को प्रणाम कर लेते थे। लेकिन वहीं पे चानोवाली बगल में खड़ी रहती थी, लोग उसको प्रणाम नहीं करते थे। और इसलिए कभी कभी उसको सही में एहसास हो जाता था कि हम सही में भूये हकूँ, तभी हमें आदमी प्रणाम नहीं करो है। एक बार लेखक भी जे थी विनोद बाबू, यह अपन रांची से गेल थी गाँव, और अपन माए बाप के सबके प्रणाम उर्नाम करल थी। लेकिन वहीं चानोवाली मामा हल थी, उनका ही प्रणाम नहीं करल थी। और उस समय के बारे में बतावो थी कि ऐसा मैंने चेहरा उनकर बन गए, जैसे कोई ना कोई गांव घर में बच्चा जब ठिसुआ जा है, जरा ना देवे कुछ देखे मुँह तू लड़क जीतो एकदम पूरा, वैसने चानोवाली मामा के भी हो गए। बाद में लेखक कसम खैल थी कि ना होते तो अब जब भी हम वापस आएंगे गांव तो चानोवाली मामा को प्रणाम करेंगे। एक साध वो ले लिए। साध का मतलब होता है सपना। खोठा में साध का मतलब सपना। लेकिन लेखक के साध जो जे हले से साधे रह गेल, सपने रह गेल, वो पूरा नहीं भेल। काहे कि चानोवाली मामा ये दुनिया छोड़ के चली गेली। बाद में सबको गांव के आदमी अपन कंधा पर टांग के नदी तक पहुँचल थी, कोई कोई एक मुठ्ठा काठी दिल थी। लेकिन चानोवाली के जो गुण हले ले, जे कर व्यवहार हले, वो गुण और व्यवहार को लोग याद करके सारे लोग अपने आँख को नम कर लेते हैं, यानी आँख को भिंगा लेते हैं। सबके आँख से आंसू निकल जाता है। यहाँ तक कि एक बच्चा को भी अपना दूध ये पिलाई थी। मैंने एक छोटा सा बच्चा को, ऐसे आदमी को कि माँ के दूध के कर्जा आसानी से नहीं उतरे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ की वो अलग जात के, ये छोट जात के, तखन जात पात ना अल, कहे बच्चा के पौसे के अल। मैंने हर वो काम ये करती थी क्योंकि सभी को अपने परिवार का अंग मानती थी। लेकिन कभी कभी गांव के लोग ये एहसास दे देते थे कि तुम सही में छोट जात की हो, तुम भूई हो। और तखन अकर मन कल्पे लागे है अकर चानोवाली के। समझ गए ये भी कहानी आप लोग? आगे मलकी बहू। मलकी बहू कहानी ऐसा है, दहेज प्रथा के ऊपर लिखल गेल है। मलकी नाम के एगो बेटी रो है, जकर बियाह ओकर बाप बढ़िया घर उर देख करके, पढ़ल लिखल लड़का के देख के कर देवो थी। हर माए बाप यह चाहो कि हम अपन बेटी के बियाह तनी बढ़िया लड़का के देख के बढ़िया घर में कर देव, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दहेज एक ऐसा मने अभिशाप है, जकर गिरफ्त में मलकी नामक बेटी भी फंस जा है। शादी के बाद मलकी के जो पति रहे है, वो अपन कन्या के मने मलकी के तरह तरह के कह के जाओ तुम जा करके अपना बाप को पैसा मांगो, तुम्हारा बाप फटफटिया हमको गछा था, फटफटिया नहीं दिया है, उसका पैसा लेके आओ, हम बिजनेस करेंगे। मैंने परेशान करना वो शुरू कर देता है, मारपीट करना शुरू कर देता है। और मलकी ऐसा बेटी मैंने फूल कुमारी जैसन बेटी के जीवन जो है से नरक हो गए। और तखन आर ओकर जीवन मैंने पूरे नरक भे गेल जखन मलकी के रहते हुए ओकर जे पति है से दोसर बियाह कर लेलक। मैंने ये दिखाया गया है दहेज के ऊपर में ही। दहेज के मैंने जाल में फंस करके एगो बेटी छुआ के की हाल हो जाए, ओकर ऊपर ही कहानी लिखल गई है। अगला कहानी है भीतर बाहर। भीतर बाहर कहानी के मतलब है कि दो तरह के समुदाय, तीन तरह के समुदाय जो अलग अलग धर्म माने वाला लोग जो थी, उस सब के बीच में कभी कभी सांप्रदायिक दंगा वंगा होते रहो है। गांव घर में देखबे तो हिंदू मुस्लिम बड़ा बढ़िया से प्रेम से रहो थी, लेकिन शहर में वह तनी सन अलग पाइल जाए। तो हजारीबाग शहर में दंगा भेल रहे हिंदू मुस्लिम के बीच में, ओकरे ऊपर ही कहानी लिखल गेल है कि गांव में ये चीज़ ना है, शहर में ये चीज़ है। अगला जो कहानी है हूब, ये हूब कहानी मतलब होता है हिम्मत। मान लीजिए आप रांची आए हैं तो एक इच्छा लेके आए हैं, हिम्मत लेके आए कि हम पढ़ेंगे और सचिवालय का नौकरी ले लेंगे। अब हूबे नहीं रहता तो पढ़वे, अंदर से हौसला ही नहीं रहेगा तो पढ़िएगा। हौसला रखने वाला, हिम्मत रखने वाला, वही बोलते हैं हुबगर, हूब। तो ये भी कहानी हूब जो कहानी है,
एकरा में भी एगो छोट जात के लड़का रहे दामोदर, जकर बाप जमींदारे के यहाँ खटो हला, और वो छुआ ओकरे घर खटे लागला। लेकिन ई छुआ के पढ़े के एगो साध हले, एक इच्छा हले पढ़े के कि हमरा पढ़ना है, हमर जो कष्ट वाला जीवन है एकर से हमरा पार करना है, थोड़ा बढ़िया जीवन जीना है। और जमींदार एक दिन जा करके एकर घर में कहे, अरे बाबू तनी सन हर जोते के है, एगो बारी है, ओकर तनी क्या बोलते हैं उसको लोग जो जोतता है उसको, नहीं, अरे फारन वारन करना लोग नहीं बोलता ऐसे कुछ, तो वही बोल करे के है, तुम जाके उसको थोड़ा सा माटी वाटी को उखेड़ दो, कुछ लगाना है। ये लड़का नहीं जाता है, कहा कि जब नहीं गया तो फिर जमींदार तमतमाए लाए, गुस्सा करके आता है कि भाई हमारा बात कोई नहीं सुना, हम ही इसको यहाँ बसाएं, हम ही इसको यहाँ ज़मीन दिए रहने के लिए, और हमारे बात को नहीं सुन रहा है। आकर के पूरा गुस्सा निकालता है, तुम्हारा क्या औकात है, तुम छोटा आदमी हो, हमारे पूर्वज तुमको ज़मीन दिया है, तब तुम जाके यहाँ घर बना के रह रहे हो, ज़मीन खाली करो, नहीं तो या तो काम करो मेरे यहाँ, नहीं तो मेरा ज़मीन खाली करो। माने जाति सूचक शब्दों वगैरह का प्रयोग वो जमींदार कर देता है। लेकिन लड़का के अंदर में एक ही इच्छा था, पढ़ना। और यह चलते हैं गांव से लड़का बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के हजारीबाग जाता है, वहाँ रात में रिक्शा चलाता है, मेहनत करता है, ट्यूशन पढ़ाता है, और अपनी पढ़ाई पूरी करता है, और दरोगा का परीक्षा में चुन लिया जाता है। इसके बाद ये लड़का जो है, इसकी पोस्टिंग धनबाद में होती है, और वह जमींदार जो है से अपन गोटे परिवार के लेकर के, समूचे परिवार के साथ वो जाता है कहाँ पे, सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, नाम सुने हैं ना, तीर्थ यात्रा के लिए गंगा सागर, यही आपका मकर संक्रांति के आसपास लोग जाते हैं ना। जब ये वहाँ गेल जमींदार परिवार के लेके, जब गंगा सागर से ये सब घूरे लागल, मैंने वापस आने लगे, तो उसी बीच जमींदार के माए के पेट में बड़ी जोर से दर्द शुरू हो गया, बेचैनी वाला दर्द शुरू हो गया। अब का करे, वो आनन फानन में धनबाद में उतर करके डॉक्टर जुगुर देखौलक। देखेला के बाद की होले, मैंने डॉक्टर के पास जाके दिखाया, डॉक्टर बोला कल से लेके परसों तक अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आपकी माँ को बचाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए ऑपरेशन में इतना इतना पैसा का खर्चा है, आप व्यवस्था कर लीजिए। तखन तो ऐसा कोई बात हलै नहीं, फोन तो हलै नहीं, ATM हलै नहीं, जमींदार साहब पैसा कहाँ से लान तक, बड़ा ही चिंतित हो गेलू। और चिंता में मैंने एकदम अपने आप के ना है कि ये दुख जब आदमी बढ़े है तो शरीरों घटे लागे है, चिंता में डूब गेल कि का हो तब, और ना जाए गाँव जाए, और इलाज अगर ना हो तो गाँवों वाले ताना मारतक कि अपने आप के बड़का जमींदार बुझे और मैयो के नहीं बचवे पारलक, गाँव घर में लोग ताना मारता है ना। अब ये सोच ही रहा था कि उसी बीच वो दामोदर नाम का जो लड़का था, दरोगा बना था, वो बगल में पहुंचता और बोलता है, दादा तो यहाँ कैसे हैं, कि आप यहाँ क्यों और इतना चिंता में क्यों डूबे हुए हैं। तो पूरा कहानी वो सुनाता है। तुरंत वो लड़का जो होता है पैसे का व्यवस्था कर देता है, माँ का ऑपरेशन तय समय पे हो जाती है। साथ ही साथ जो भी जमींदार के परिवार के लोग वहाँ गए थे उनको अपना घर बुला करके सब कोई को बड़ा ही माने आवा भगत अपन घर में वो करे है। साथे साथे हर दिन हॉस्पिटल में फल फूल पहुँचावे है। एकर बाद वो जमींदार के होश ठिकाना हो गेल, ओकरा लग गेल कि जात पात बड़ और छोट ना हुए है। आदमी के कर्म, आदमी के व्यवहार ही, आदमी अपन कर्म से, अपन धर्म से, अपन कर्तव्य से ही बड़ छोट हुए है। और आदमी के कर्म ही सबसे महान गुण है। आदमी के अपन धर्म, अपन कर्तव्य करे के चाहिए। तो ये 10 कहानी समझ में आ गए तो इनके। अब एक एक करके हम इन जो है कहानी आगे पढ़बे। तो क्लास के हैं जैसे ऑफ करो ये अब नहीं।